हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आइए सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन फेमस पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मशहूर अमेरिकन पोइट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग रूरल लाइफ इन मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वैसे तो बहुत सारे विषयों पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी ग्रामीण जीवन के बारे में जो कविताएं हैं, उन कविताओं ने उनको बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द ओनली पोइट हु रिसीव्ड 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इकलौते ऐसे कवि हैं जिनको उनकी कविताओं के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। And he received the 1924 Pulitzer Prize for Poetry for his poetry collection New Hampshire, where this poem Dust of Snow was published. और उनके द्वारा लिखी गई पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर के लिए 1924 का पुलित्जर प्राइज उनको दिया गया था। और उसी पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में हमारे आज के वीडियो का टॉपिक डस्ट ऑफ स्नो पोएम प्रकाशित हुआ था। तो आइए मैं आज आपसे अभी जो पोएम है उसको शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछता, और वो प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि आप किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम से कहीं जा रहे हो और आपके रास्ते को ठीक जैसे कि आपके डिवाइस की स्क्रीन पर यहाँ ये जो काली बिल्ली दिख रही है, इसी तरीके की कोई काली बिल्ली आपके रास्ते को काट जाए, तो आपके मन में कैसे विचार आएंगे? आप क्या सोचेंगे? क्या आप वहीं उसी वक्त ठहर नहीं जाएंगे? क्या आप उसी वक्त वहीं ठिठक नहीं जाएंगे? और क्या आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, ना जाने अब जिसमें इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आगे कहीं कोई बहुत ही बुरा हादसा ना हो पाए? ऐसे बहुत सारे विचार क्या आपके मन में नहीं आएंगे? और सिर्फ बिल्ली का रास्ता काटना ही क्यों, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको अगर हम होते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि अब हमारा काम जो है वो नहीं बनना, या हमारे साथ कोई भी कुछ बुरा हादसा होने वाला है। और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम उसके नकारात्मक पहलुओं के कारण याद करते हैं या समझते हैं उन घटनाओं को, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ मन के विचार होते हैं, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और कई ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ जिनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने ये समझा है कि कई बार इसके ठीक उलट हुआ है, यानी कि ऐसा ही कुछ हुआ है तो उनके साथ जो है वो दिन और काफ़ी अच्छा गुजरा। जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरव्यू के लिए गया तो उसको जॉब मिल गई, और किसी ने अगर एग्ज़ाम देना था तो वो एग्ज़ाम उसका काफ़ी अच्छा गुजरा। तो इसी तरीके की कई बातों को हम आज के इस पोएम में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पोएम की। और सबसे पहले हम इस खूबसूरत से पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं और इस पोएम की खूबसूरती को देखेंगे। एक छोटी सी कविता है ये, 2 स्टेंजा की और कुल मिलाकर सिर्फ 8 लाइनों की, लेकिन जैसा कि वो हिंदी में कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन 2 स्टेंजा और कुल 8 लाइनों की कविता में गागर में सागर भर दिया है। पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद मैं दोनों स्टेंजा की लाइन टू लाइन आपको जो है हिंदी समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसके मूल अर्थ को समझाऊंगा कि असल में वास्तव में कवि जो है इस कविता के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले इस खूबसूरत से पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had rued। ठीक है ना? तो ये बड़ी ही खूबसूरत सी कविता है, इसको हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं इसके स्टेंजा को, पढ़ते हैं, इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। मैं पहले बता दूं कि यहाँ जो
कलर में जो वर्ड हैं जो लिखे हुए हैं उनका जो वर्ड है मीनिंग है मैंने ऑलरेडी नीचे वोकैबुलरी ज्ञान के तौर पे नीचे दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं इसको बता भी देता हूँ। तो पढ़ते हैं पहले स्टेंजा को। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरीके से कौवे ने, क्रो ने सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन यानी कि नीचे की ओर किसी चीज़ को गिरा देना। तो जिस तरीके से कौवे ने मेरी ओर नीचे कुछ गिराया, क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से, एक ऐसा पेड़ जो जहरीला होता है और जिसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ इस स्टेंजा का मीनिंग है, फिर से पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री पर बैठे हुए मेरे ऊपर जो बर्फ के छोटे छोटे कण गिराए, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस स्टेंजा का मतलब ये हुआ। अब बर्फ के छोटे छोटे कण जो हैं यहाँ कवि के ऊपर गिरे हैं, तो यहाँ ये क्लियर नहीं है कि कवि जो है ऑलरेडी वहाँ बैठे थे या क्या। हो सकता है कि कवि वहाँ से गुजर रहे हों, तो उस वक्त भी ये घटना हो सकती है। हो सकता है ये भी नहीं बताया गया कि जो है कौवा ऑलरेडी वहाँ बैठा था, तो वो हो सकता है कि कौवा उड़कर आया हो, और जब वो उड़कर आया हो तो वो जैसे ही हेमलॉक ट्री पे बैठा तो उससे जो मूवमेंट हुई है उसमें उस कारण से हेमलॉक ट्री में से बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरे हो, या वो वहाँ से जैसे कवि को वहाँ से गुजरता हुआ देखता तो हो सकता है वो उड़ रहा हो वहाँ से हेमलॉक ट्री से, और जब वो उड़ रहा हो तो उसके मूवमेंट से भी हो सकता है कि हेमलॉक ट्री में से बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरे हैं। तो यहाँ तक यही क्लियर हो रहा है कि जो कवि है उसके ऊपर कौवे के द्वारा जो है बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरा दिए गए हेमलॉक ट्री के ऊपर से। आगे स्टेंजा को पढ़ते हैं, समझते हैं। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जो कौवे ने ये जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिराए, उससे क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो कवि है उसका मूड जो है पूरा जो है बदल गया। इसके पहले, यानी इसके पहले जो कवि है, कवि का जो मूड था वो बड़ा ही उखड़ा सा था, कवि का जो मूड था वो बड़ा बिगड़ा सा था। हो सकता है कि वो किसी मानसिक तनाव के कारण परेशान हो सकता है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान हो। लेकिन जैसे ही ज्यों ही कौवे ने उनके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरा दिए, उनका मूड जो था बिल्कुल बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड मतलब अफसोस करना, पछतावा करना। यानी कि यहाँ इस जो लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही उनका मूड बदल गया तो अभी तक अपने उखड़े हुए मूड के कारण, अपने बिगड़े हुए मूड के कारण उनका जो पूरा का पूरा अभी तक का जो दिन था वो बेकार गया था, जो व्यर्थ चला गया था। उसके बाद बचा हुआ जो समय था अभी दिन का, वो भी व्यर्थ जाने से बच गया। और कवि को इस बात की तसल्ली हो गई कि भाई मेरा जो पूरा का पूरा जो दिन है वो आगे ख़राब होने से बच गया, और अभी तक का जो दिन उनका बेकार यूं ही बीता था वो उसके लिए उनको पछतावा होने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोनों स्टेंजा का जो मीनिंग है वो ये है, क्या है कि कवि जो है वो किसी मानसिक तनाव के कारण या किसी कारण से बड़े ही परेशान थे, और उनको लग रहा था कि उनका जो दिन अभी तक जो ऐसा ही बेकार गुजरा है, अब पूरा का पूरा दिन उनका यूं ही बेकार जाना है। लेकिन जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के पास या तो गुजरते ही या वहाँ बैठे हुए होते हैं, और जैसे ही जो कौवा है, कौवे के जरिए जो है बर्फ़ के छोटे छोटे कण जब उनके ऊपर गिराए जाते हैं तो उनका ये जो मूड है पूरी तरह से चेंज हो जाता है जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरता है, और उनको इस बात का एहसास हो चलता है कि भाई अभी तक तो वो किसी कारण से जो है अपने दिन को जो यूं ही बर्बाद करते चले जा रहे थे, अब आगे वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ इसका लाइन टू लाइन मीनिंग ये हुआ। लेकिन ये तो सतही तौर पर ये ऊपरी जो ये लाइनें हैं इसका मीनिंग ये है। लेकिन जैसे कहा जाता ना कि कविता सिर्फ वो नहीं होती जो कही जाती है, असल में कविता वो होती है जो बहुत सारी बातें अनकही रूप से भी कह दी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना कहते हुए उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारी बातों को जो है हम अब समझेंगे, इसके डीप मीनिंग को समझेंगे कि असल में इस कविता का मूल अर्थ क्या है, क्या बताया गया है। ठीक है, उसको अब हम समझेंगे। देखिए इस पूरी कविता में
जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इस पूरी कविता में हम कुछ, सबसे पहले हमें जो है नेगेटिव कुछ चीज़ों से के बारे में बताया जाता है, जैसे कौवा, हेमलॉक ट्री। कौवा लगभग हर एक जो कल्चर में है इसे नेगेटिव ही माना गया है। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है, ये भी एक जो है नेगेटिव सिंबल ही है। यहाँ देखिए इस पूरी कविता में नेगेटिव सिंबल के बारे में बताया गया है। अब आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी जहाँ पे आपको तोता, मैना और मोर, पपीहा के बारे में बताया गया। कौवे के बारे में कभी बताया गया, पढ़ा क्या आपने? और इसके अलावे कभी चाहते तो किसी बहुत ही सुंदर पेड़ के बारे में बता सकते थे जिसमें फूल लगे हो, फल लदे हों, नहीं, लेकिन कवि ने यहाँ सिंबल के तौर पे हेमलॉक ट्री ही क्यों बताया? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को दर्शाती हैं। फिर इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है और एक और नेगेटिव बात है, सिंबल है, और वो नेगेटिव सिंबल क्या है? कवि का बिगड़ा हुआ मूड, मानसिक तनाव से जो वो परेशान है, उनकी परेशानी, ये भी नेगेटिविटी को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही ये मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको कविता की शुरुआत में बताया कि कौवे की शुरुआत में बताया कि बिल्ली का रास्ता काटना, या इसी तरीके से किसी अपशकुन को अगर आप देखते हैं कि ये चीज़ जो हो रही है, ये अपशकुन हो रहा है या हो गया अपशकुन, अब तो कुछ बुरा होने वाला है, असल में वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है। वो हमारी सोच को दर्शाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मैंने बताया कि अक्सर इसके उलट भी हुआ है, बहुत अच्छाइयाँ भी हुई हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये नेगेटिव जो ये कौवा है और नेगेटिव जो ये हेमलॉक है, क्या जो हेमलॉक ट्री, क्या इन दोनों ने कुछ नेगेटिव करा यहाँ पे? क्या कुछ ऐसा करा जिससे कवि को कोई दिक्कत हुई? नहीं, ठीक इसके उलट यहाँ पे इस कौवे के द्वारा, हेमलॉक ट्री के द्वारा एक बदलाव आया है, कवि के मूड में बदलाव आया है, जिससे कि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ कौवा, यहाँ हेमलॉक ट्री और यहाँ कवि का जो बिगड़ा हुआ मूड है, ये तीनों ही चीज़ें नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे जो पॉजिटिविटी दर्शाती है, और वो छोटी सी चीज़ क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। ठीक इस तरह से ये छोटे छोटे कण जो हैं बर्फ के, इसने कवि के जीवन में बहुत बदलाव लाया। और आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो डस्ट ऑफ स्नो, ये स्नो का जो कलर होता है, रंग होता है, ये क्या होता है? ये होता है सफ़ेद, श्वेत रंग। और सफ़ेद रंग, श्वेत रंग किसका सिंबल है, किसका परिचायक है? ये परिचायक है ज्ञान का, ये परिचायक है शांति का। जिसने जैसे ही ये छोटे छोटे बर्फ के कण के संपर्क में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आया, उसके मन में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका मन जो अशांत था, वो मन शांत हो गया। उसे इस बात का एहसास हो चला कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, वो ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। यानी कि ज़िंदगी में कोई भी इतनी बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम उस परेशानी को इतना बड़ा समझें कि भाई अब हम ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दें। तो यहाँ जैसे ही कवि जो है बर्फ के छोटे छोटे कणों के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो चलता है कि भाई अभी तक का जो दिन था वो मेरा यूं ही बर्बाद चला गया, और मैं इस अमूल्य समय को, इस बेशकीमती समय को यूं ही बर्बाद करता रहा। ये तो मैंने गलत कर दिया, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना चाहिए, और मुझे अपने आगे के समय को अच्छा करना चाहिए, यानी कि आगे की ज़िंदगी को अच्छा करना चाहिए। तो इस पूरी की पूरी कविता में यही बताया गया है कि ज़िंदगी में छोटी से छोटी चीज़ें भी कई बार बहुत कुछ कर जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें कभी भी नकारात्मक रवैया ज़िंदगी के प्रति नहीं अपनाना चाहिए, ज़िंदगी के प्रति हमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। अब इस पोएम के जरिए हमें जो इम्पोर्टेंट बातें कुछ पता चली हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला तो हमें ये पता चला कि नेचर द बेस्ट हीलर, कि प्रकृति जो है वो सबसे बड़ा जो है हीलर होता है, यानी कि वो हर एक घाव को भर देने वाला होता है, वो सारी समस्याओं को दूर कर देने वाला होता है। अक्सर आपने ये देखा भी होगा ना कि भाई कई सारे डॉक्टर जो हैं कई लोगों को, मरीजों को ये सजेस्ट करते हैं कि उनको किसी हिल स्टेशन में जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो अपने परिवेश को बदल लेते हैं, माहौल को बदल लेते हैं, तो उनकी जो सोच है, समझ है, वो बदल जाती है। वो कहते हैं नहीं भैया,
कहते हैं ना भैया कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सिर्फ कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पे, इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे अब हमें अगला पता चला, अगली बात जो पता चला वो ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाओं का भी बड़ा महत्व है। आपने कई महान लोगों की जीवनियों को पढ़ा होगा जिसमें हम जानते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं या कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम रोज़ाना होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। लेकिन ऐसी ही कुछ घटनाओं से प्रेरणा लेकर महान जो शख्सियत हैं, जो महान जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो हुए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किया, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो इसी तरीके से इस पोएम में भी हमने जाना कि छोटे छोटे जो कण हैं, जो बर्फ़ के, उन छोटे छोटे बर्फ़ के कणों के जैसे संपर्क में हमारे कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आए, उससे उनके पूरे के पूरे मूड में जो चेंज आ गया, और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे के पूरे दिन को फिर आगे संवारने की सोची, ठीक है ना। और अगला पॉइंट हमें जो मालूम चलता है वो ये है कि सुपरस्टिशंस आर ओनली मैन मेड फॉल्स बिलीव, कि जो अंधविश्वास है ना, ये सिर्फ हम इंसानों के बनाए हुए कुछ झूठे जो हैं वो विश्वास हैं, कुछ झूठी सोच है। ये सही नहीं है, ये गलत है। तभी तो अगर ऐसा होता तो ये कौवा और ये जो हमें यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है वो नकारात्मक या नेगेटिव चीज़ों को बता रही हैं, तो इनसे कोई पॉजिटिविटी तो कवि में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आई, ये पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिव बदलाव कवि में आए। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ गए कि भाई इस कविता में पूरे तौर पर क्या कहा गया है, ठीक है ना। तो आइए इसके बाद, इसको समझ लेने के बाद, कविता को अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इसमें कुछ जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस जो हैं इस कविता में यूज़ किए गए। तो बता दूं, सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस जो इस्तेमाल किया गया वो है इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है, आप देखिए ये इस कविता को एक बार फिर से, इस पोएम को एक बार फिर से मैंने दोनों ही स्टैंजा को एक बार फिर से आपके लिए लिखा हुआ है। आप देखिए इस पूरे के पूरे पोएम में कहीं पर भी आपको देखिए किसी भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, ना कोई कोमा, ना कोई फुल स्टॉप, कहीं पर भी नहीं। आखिर में आकर आप देखिए यहाँ पर आपको एक फुल स्टॉप मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कवि इस तरीके से जो अपनी पूरी बातों को जो है रख रहे हैं। और इस तरीके से जब भी किसी पोएम में इस तरीके से कवि अपनी बातों को रखता है तो उसको हम इंजैममेंट कहते हैं, यानी कि कहीं पर भी किसी भी पंक्चुएशन मार्क का ना मिलना और आखिर में जाकर सिर्फ जो है फुल स्टॉप का मिलना, ठीक है। तो ये पहला पोएटिक डिवाइस है जो कि कविता में इस्तेमाल किया गया। आइए अगले पोएटिक डिवाइस की बात कर ले। अगला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी लाइन पे जो है आपको कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिसका जो पहला अक्षर जो है या फिर पहला जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होता है और एक जैसे ही होते हैं। कॉन्सोनेंट का साउंड होता है और वो एक जैसे ही होते हैं, और ये अक्सर जो है साथ ही साथ होते हैं या थोड़े से आगे पीछे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस पहले स्टेंजा 2 के पहले लाइन पे आपको मिल रहा है हैज़ गिवन माई हर्ट, तो यहाँ पे हैज़ और हर्ट दोनों में ह साउंड आ रहा है, इसलिए देखिए मैंने दोनों को कलर कर दिया। तो हैज़ गिवन माई हर्ट दोनों में ह साउंड आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। इसी तरह से आप इस लाइन पे देखिए, इसमें लिखा एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड स और सम स, तो दोनों में स का जो है साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ये एलिट्रेशन का उदाहरण है, ठीक है ना। आइए अगले जो है पोएटिक डिवाइस को भी डिस्कस कर ले। अगला जो पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स यानी कि ठीक एलिट्रेशन की तरह ही किसी लाइन में कुछ शब्द होते हैं उनमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड आता है, लेकिन फ़र्क ये है कि एलिट्रेशन में क्या होता है, वो जो साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो शुरुआत में होता है, और कॉन्सोनेंट्स में जो है ये कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है वो शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है डे, ये सेंटेंस है ऑफ द डे आई हैड रूड, इसमें है डे हैड रूड, तो डे हैड रूड, इन सभी लाइनों में जो है, इन सभी वर्ड में आप देखिए यहाँ डी साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये कॉन्सोनेंट्स जो है पोएटिक डिवाइस का यहाँ इस्तेमाल किया गया। आगे आइए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम राइम स्कीम, कौन सा राइम स्केल यहाँ इस्तेमाल किया गया। राइम स्कीम यानी कि दिए गए पोएम में जो भी आखिर में जो वर्ड होते हैं उनमें कौन सा साउंड आ रहा है, उस साउंड को समझते हुए हम देखते हैं कि पूरे के पूरे कविता में उसी तरीके से किस तरीके से साउंड का प्रयोग किया गया है और वो साउंड जो है किस स्कीम में किस तरीके से आए हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुकबंदी, आखिर के शब्द कुछ मिल रहे होते हैं, तो उसी तरीके से आइए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं।
यहाँ कलर के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एक ही कलर का जो एक ही कलर का है वो एक ही तरीके का साउंड है और अलग अलग कलर के अलग अलग साउंड को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। तो पहली जो लाइन है वो है द वे अ क्रो। देखिए क्रो को अगर हम पढ़े तो इसमें ओ का साउंड आ रहा है, तो मान लेते ये ए है। तो दूसरा है सुक डाउन ऑन मी, अगर हम मी को पढ़ेंगे तो साउंड ई का आ रहा है, तो ये ओ ई दोनों तो मिलेंगे नहीं, तो मिलने रहे ओ अलग है और ई अलग साउंड है। तो अगर हम ओ को ए मान लेते हैं और ई को हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं द डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पे स्नो को पढ़े तो स्नो ओ आ रहा है लास्ट में, तो देखिए ये ओ और ये ओ दोनों मिल रहे भाई, तो ये ए है तो हम ये भी ए होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पहली लाइन में ए, दूसरी लाइन में बी और तीसरी लाइन में ए। और चौथी लाइन को पढ़ते हैं, चौथी लाइन है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब ये ट्री जो है, ट्री अगर पढ़ेंगे तो फिर ई साउंड आ रहा है, तो ई साउंड कहाँ आ रहा था, ई साउंड यहाँ आ रहा था, इसको हमने बी माना, तो इसको भी हम बी मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या बना, यहाँ तक बना ए बी। अगला लाइन को पढ़ लेते हैं। अगला लाइन है हैज़ गिवन माई हर्ट। देखिए अब हर्ट में अर्थ साउंड आ रहा है, ना अर्थ साउंड ना ओ से मिल रहा है, ना ई से मिल रहा है, ना ओ ना ई, मैंने इनमें से किसी भी नहीं मिल रहा, ना तो ये ए है ना तो बी है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे सी। अगले लाइन को पढ़ लेते हैं। अगला लाइन है ए चेंज ऑफ मूड। तो मूड आ रहा, मूड ऊड, इसमें जो साउंड आ रहा ऊड आ रहा, ऊड, और तो जो ये ऊड साउंड आ रहा ना ओ से मिल रहा ना ई से और ना है अर्थ से, तो ये इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे डी, क्योंकि ए बी और सी से नहीं मिल रहा, ये अलग है, ये डी हो गया। अगला लाइन है यहाँ पे, अगली लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट। तो पार्ट को पढ़ेंगे तो अर्ट आ रहा है, तो देखिए पार्ट और हर्ट दोनों एक जैसे ही साउंड है, तो हर्ट को जो हमने सी माना तो पार्ट को भी हम सी मानेंगे, तो हर्ट और पार्ट अर्ट साउंड दोनों को हम सी मानेंगे। और जो आखिरी लाइन है उसको पढ़ लेते हैं ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये जो रूड है, देखिए रूड ऊड आ रहा है इसमें भी साउंड, ठीक इसकी तरह मूड की तरह, ठीक है ना। तो ये मूड और रूड दोनों में एक ही साउंड आ रहा है, तो इसको डी माना, तो इसको भी हम डी मानेंगे। इस तरीके से ये जो पूरी जो कविता है ये क्या बना, इसमें जो राइम स्कीम है वो क्या बना, ए बी सी डी, और इसको मैंने यहाँ लिखा है ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये इस पोएम की जो है ये राइम स्कीम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।